नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना और आज की इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे की। बात करेंगे इंडिया गठबंधन से बीजेपी को लगने वाले बड़े झटके की, मायावती के बयान की, जानेंगे कैसे शंकराचार्य के बयान कर रहे हैं बीजेपी को परेशान, और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मराठा आरक्षण के लिए फिर उतरे मनोज जरांगे। 20 से 26 जनवरी तक अंतरवली से मुंबई तक मार्च की घोषणा। मराठा आरक्षण की अपनी मांग को लेकर 26 जनवरी को मुंबई में शुरू करेंगे प्रदर्शन। 18 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी रामलला की मूर्ति। 200 किलो है मूर्ति का वजन। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ सकती है एनडीए। सीट बंटवारे को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने दे दी चेतावनी। यूपी में 3 और बिहार में 2 लोकसभा सीटों पर कर दिया दावा। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 759 अंकों की तेजी के साथ 73,328 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 203 अंकों की तेजी के साथ 22,097 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकलकर अब नागालैंड पहुंच चुकी है। 2 दिन में यात्रा 250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। इस दौरान यात्रा 5 जिलों से निकली है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में जबरदस्त समर्थन मिले। बच्चों के साथ की राहुल की तस्वीरें सभी का दिल जीत रही हैं। राहुल गांधी की बस में कुछ बच्चे पोस्टर लेकर पहुंचे। इनमें लिखा था, अंकल राहुल, हम आपके साथ पैदल चलना चाहते हैं। हम देश का भविष्य हैं और हमारा भविष्य आप पर निर्भर है। राहुल गांधी से लोगों को बहुत उम्मीदें दिख रही हैं। जिससे वो मिल रहे हैं वो मणिपुर के हालात राहुल को सुना रहा है, बता रहा है कि यहाँ के हालात कैसे हैं। 6 महीने में ही मणिपुर की पूरी तस्वीर बदल गई है। राहुल गांधी ने आज इम्फाल वेस्ट से सिकमई से यात्रा शुरू की और रात को इसने नागालैंड में प्रवेश किया। 2 दिन में यात्रा 250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। न्याय यात्रा 5 जिलों से गुजरी है। यात्रा को मणिपुर से शुरू करने के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा, हम भारत के लोगों को बताना चाहते थे कि मणिपुर के लोग किस तकलीफ से जूझ रहे हैं। मैं जानता हूं आप किस त्रासदी से गुजर रहे हैं। आपने कई अपनों को खोया है, संपत्ति का नुकसान हुआ है। मैं आपके साथ हूं। हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति लौटे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर के हालात खराब हैं। विपक्ष जब सवाल उठाता है तो सरकार ने जवाब देने की जगह विपक्ष को बदनाम किया। लेकिन राहुल गांधी उस समय भी मणिपुर आए। यहाँ के लोगों की आंखों के आंसू पोंछने वो आज फिर आए हैं। लेकिन पीएम मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं? यात्रा मणिपुर से निकल चुकी है, लेकिन कई सवाल मोदी सरकार के लिए छोड़ गई है। सवाल पीएम मोदी के लिए भी छोड़ गई है कि आखिर उनकी सरकार मणिपुर में शांति की ईमानदार कोशिश कब शुरू करेगी, कब पीएम मोदी मणिपुर पहुंचेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकल चुकी है। राहुल गांधी तो मणिपुर पहुंचे, लेकिन क्या पीएम मोदी भी यहां आएंगे? वैसे अब 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम चुनाव प्रचार के लिए सीधे मणिपुर आएंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समाप्त होगी। और एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक चल रहा है कि शिंदे सरकार का क्या होगा। विधानसभा स्पीकर का फैसला तो शिंदे के पक्ष में आ गया, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शिवसेना विवाद और पार्टी के विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था। 10 जनवरी को सुनाए अपने फैसले में नार्वेकर ने उद्धव गुट की अपील को खारिज कर दिया था। अपने फैसले में उन्होंने सीएम शिंदे सहित शिवसेना के सभी विधायकों की सदस्यता को बरकरार रखा था। नार्वेकर ने इस दौरान कहा था कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये बात मानी है। ऐसे में विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था, जिसके खिलाफ अब उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी शिवसेना विवाद को लेकर पहले से ही सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर को फैसला देने का निर्देश दिया था। इस दौरान स्पीकर ने शिवसेना के अधिकार पर भी फैसला सुना दिया। उद्धव गुट ने शिवसेना पर अधिकार को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी थी। ये याचिका चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें उसने शिंदे गुट को पार्टी का नाम और निशान पर अधिकार सौंप दिया था। उद्धव गुट की ओर से दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
जो फैसला चुनाव आयोग ने दिया वो ही सवालों के घेरे में है और विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर ही अपना फैसला सुना दिया। शिवसेना यूबीटी नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा मजबूत है और फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वैसे तो ये 10 जनवरी को ही उद्धव ठाकरे गुट की ओर से साफ हो गया था कि वो स्पीकर के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी जहां विधानसभा स्पीकर के फैसले से खुश दिख रही है, तो कांग्रेस बीजेपी की खुशियों पर पानी फेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने बीजेपी से चंडीगढ़ की सत्ता छीनने की तैयारी कर ली है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन तय हो चुका है। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और इस बीच बीजेपी के हाथ से चंडीगढ़ की सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 18 जनवरी को चुनाव होना है और इस चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन हो गया है। गठबंधन में आपके हिस्से मेयर पद, जबकि कांग्रेस के हिस्से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद आया है और इस गठबंधन के तैयार होते ही चुनाव परिणाम भी तय हो गए हैं। 2 साल से मेयर और डिप्टी मेयर का पद जीतने वाली बीजेपी की हार तय हो गई है, यानी इंडिया गठबंधन बीजेपी के हाथ से चंडीगढ़ की सत्ता छीनने को तैयार है। गठबंधन का ऐलान करते हुए कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना है, उसमें कांग्रेस और आप दोनों शामिल हैं। दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं के बीच मीटिंग हुई है। आम सहमति बनी हुई है कि सभी को एक होकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। उसी को लेकर फैसला हुआ है कि मेयर का पोस्ट आप लड़ेगी, वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस लड़ेगी। अच्छे बहुमत से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम में अगर दलगत स्थिति को देखें तो 35 सदस्यों वाले निगम में बीजेपी के पास 14 सदस्य हैं। निगम चुनाव में सांसद को भी वोट देने का अधिकार है, जिससे बीजेपी की वोटों की संख्या 15 हो जाती है, जबकि 1 सदस्य अकाली दल का है। दूसरी ओर आपके पास 13 और कांग्रेस के 5 पार्षद हैं। कांग्रेस और आप गठबंधन के पास बहुमत है और चुनाव में उसकी जीत तय है। बीजेपी अभी तक सत्ता में इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस वोटिंग का बहिष्कार कर जाती थी, जिससे आप उम्मीदवार 1-2 वोट से हार जाता था। कांग्रेस आप गठबंधन ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। चंडीगढ़ में अब इंडिया का मेयर, डिप्टी मेयर बनना तय माना जा रहा है। तो दूसरी ओर मायावती ने भी मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि थोड़ा राशन देकर गुलाम, मोहताज बनाया जा रहा है। अगर ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बीएसपी जीतेगी। साथ ही मायावती ने गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही है। तो क्या कहा बीएसपी चीफ ने, देखिए ये रिपोर्ट। बसपा की सर्वे सर्वा मायावती का जन्मदिन हर साल सुर्खियों में रहता है। कभी उनके जन्मदिन पर काटा जाने वाला केक चर्चा में आता है, तो कभी उन्हें मिले तोहफों पर सियासत गर्म हो जाती है। लेकिन इस बार बहन जी के जन्मदिन पर सभी को इंतजार था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर क्या फैसला लेती हैं। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने या ना होने पर कोई ऐलान अपने जन्मदिन पर ही करेंगी और आज ऐसा ही हुआ। मायावती ने आज साफ कह दिया कि बसपा लोकसभा में अकेले ही लड़ेगी, लेकिन अभी गठबंधन के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। मायावती ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो चुनाव बाद गठबंधन पर कोई फैसला ले सकती है। मायावती का कहना है कि गठबंधन में बसपा को लाभ नहीं मिलता क्योंकि हमारा अपर कास्ट वोट दूसरे दलों को मिल जाता है। मायावती ने कहा है कि वो अंतिम सांस तक पिछड़ों के कल्याण के लिए राजनीति करती रहेंगी। अपने राजनीति से संन्यास की खबरों को उन्होंने महज अफवाह ठहराया। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार के दौरान लोगों को सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने का मौका भी दिया, लेकिन वर्तमान समय में यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केंद्र, राज्य और धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आपको बता दें कि बसपा आज अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी प्रदेश कार्यालयों को होर्डिंगों से पाट दिया गया है। जन्मदिन के मौके पर बसपा की ताकत को नए सिरे से दिखाने की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। देखना होगा कि दिन ढलते ढलते सियासत में क्या बदलाव होता है। मायावती एकला चलो की नीति पर चल रही हैं, तो दूसरी ओर बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से इंडिया में दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मकर संक्रांति पर लालू यादव के दही चिवड़ा भोज ने बीजेपी के सभी दावों की हवा पूरी तरह से निकाल दी। तो क्या हुआ लालू डाबड़ी आवाज पर दही चिवड़ा भोज में, खास देखिए ये रिपोर्ट। 4 साल बाद पटना में पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास पर दही चिवड़ा भोज का आयोजन हुआ और इस आयोजन में इंडिया गठबंधन की मजबूती भी दिखाई दी।
नीतीश कुमार करीब 3 महीने बाद राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे। वो अपने घर से पैदल ही राबड़ी के आवास पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में नीतीश और लालू की मुलाकात के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने उन सभी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन में दरार पैदा हो गई है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि आरजेडी, जेडीयू और इंडिया गठबंधन के किसी भी दल में कोई मतभेद नहीं है। जब से विपक्ष में गठबंधन हुआ है तब से ही मतभेद की अफवाह फैलाई जा रही है। हमारी पार्टी ने अपने कार्यकाल में रोजगार से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक जनता की पूरी सेवा की है और इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी घबराए हुए हैं और इंडिया गठबंधन के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि दही चिवड़ा भोज में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर भी बात बन गई है। इंडिया बिहार ही नहीं पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है और इस परेशानी को देश की चारों पीठों के शंकराचार्यों ने और बढ़ा दिया है। आज उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आखिर वो 22 जनवरी को अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में चारों ही शंकराचार्य के नहीं आने के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शंकराचार्यों ने उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के जो कारण बताए हैं, उसने बीजेपी को उसकी मंदिर राजनीति में बुरी तरह से फंसा दिया है। विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है तो बीजेपी को इससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर कहा है कि अयोध्या राम मंदिर अधूरा है और इसलिए वह उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ होगा। मंदिर भगवान का शरीर है। मंदिर का शिखर भगवान की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है और कलश सिर का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर पर लगा झंडा भगवान के बाल है। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गया तो यह शास्त्रों का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने न जाने की वजह साफ करते हुए कहा कि शंकराचार्य की अपनी गरिमा होती है, ये अहंकार नहीं है। क्या हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जब प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति स्थापित करेंगे तो हम बाहर बैठेंगे और तालियां बजाएंगे? एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की मौजूदगी का मतलब परंपरा को नष्ट करना नहीं है। उन्होंने कहा, रामलला शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए राम मंदिर उद्घाटन में मेरा जाना उचित नहीं। उनके इस बयान से राम मंदिर उद्घाटन के लिए असहमति के साथ साथ शंकराचार्यों की मोदी सरकार से नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा रही है। आमतौर पर दिसंबर के महीने में महंगाई दर कम होती है, लेकिन चुनावी साल में महंगाई दर में हुई बढ़ोतरी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। तो कैसे बढ़ी महंगाई और क्यों चिंता में दिख रही है सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। रोजगार और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पहले से ही मुश्किलों में दिखाई दे रही थी और चुनाव से पहले इस मोर्चे पर सरकार के खिलाफ एक और बुरी खबर सामने आ गई है। देश की थोक महंगाई दिसंबर में 9 महीने के उच्चतम स्तर 0.73% पर पहुंच गई है। नवंबर में ये 0.26% थी। आमतौर पर सर्दी के मौसम में खाने पीने और दूसरी जरूरत के सामानों की कीमत कम हो जाती है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। दिसंबर महीने में प्राथमिक वस्तुओं की थोक महंगाई बढ़कर 5.78% हो गई, जो नवंबर महीने में 4.76% थी। दिसंबर में WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर नवंबर 2023 के 4.69% से बढ़कर 5.39% हो गई। खुदरा महंगाई का आंकड़ा जारी होने के कुछ ही दिनों बाद थोक महंगाई दर के आंकड़े सामने आए हैं। खुदरा महंगाई दर नवंबर के 5.55% के मुकाबले बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 5.69% पर पहुंच गई है, जो सरकार की तरफ से तय की गई 5% के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि आरबीआई का कहना है कि जब तक महंगाई दर 6% के करीब है तब तक चिंता की बात नहीं है। वैसे आरबीआई ने इस साल 5.1% महंगाई का अनुमान लगाया था, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसके बाद आरबीआई ने अपने अनुमानों में बदलाव किया और इसे बढ़ाकर 5.4% कर दिया। लेकिन अब ये उसके ऊपर जाती दिखाई दे रही है। साफ है आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी और अगर सरकार महंगाई को नहीं संभाल पाई तो फिर चुनाव में उसे जोरदार झटका लग सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।